अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम पर बात करेंगे। गंदम की फसल इस वक्त कटाई गहाई के मरहले में है। बहुत सारे लोगों ने बारिश के ख़तरात को देखते हुए जल्दी फसल समेट ली है। कुछ समेटने के मरहले से गुज़र रहे हैं, कुछ इस खौफ का शिकार हैं कि बारिश का स्पेल आने वाला है, उससे पहले समेट ली जाए। माहिरीन से पूछेंगे कि अगर उनकी गंदम नहीं पकी तो फिर वो इस स्पेल से किस तरह निपटें। अगर उन्हें समेट ली है तो फिर क्या सूरत हाल है। अगर कहीं गंदम में नमी है तो उससे किस तरह निपटना है, उसको कैसे देखना है। बाकी जो आपने गंदम की कटाई कर ली है, अगर वो पड़ी हुई है, थ्रेशर के अमल से गुजरनी है, तो उससे पहले क्या सूरत हाल है, इससे कैसे बचना है। हम बाद में स्टोरेज पे भी बात करेंगे, गंदम की स्टोरेज और भूसे पर, और इस पर कोशिश करेंगे कि अलग प्रोग्राम भी करें। लेकिन आज हम जिस मरहले पर गंदम मौजूद है इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ रसूल नौरका साहब। आप शोबा प्लांट ब्रीडिंग के चेयरमैन हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। आज ख़ास तौर पर सरगोदा से तशरीफ़ लाएँ, यहाँ डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी में भी सर्व करते रहें। इनसे भी पूछेंगे कि जी प्लांट ब्रीडिंग के हवाले से, उनकी गंदम के हवाले से भी जानेंगे प्लांट ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, और फ्यूचर में पाइपलाइन में कुछ है, कोई ऐसा है जो हमें बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है गंदम की पैदावार में, इसकी टेस्ट में, जायके में। प्लांट ब्रीडिंग है क्या, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहकम हमाद साहब, शोबा एग्रोनॉमी, ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से ताल्लुक़ है, उनसे भी जानेंगे सूरत हाल। और तीसरे मेहमान डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं मुल्तान से, और इनसे जानेंगे कि फ़ील्ड की सूरत हाल है क्या, इस वक्त गंदम किस पोजीशन पर है, पैदावार कैसी आ रही है, फ़ी एकड़ पैदावार क्या है, कम है, ज़्यादा है, जो मौसमी तब्दीलियाँ हुई, अभी हमने बारिशों के काफ़ी सारे स्पेल भुगते हैं, तूफ़ानी हवाएँ भी चली हैं, उसके असरात क्या मरतब हुए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, लेकिन अपने जो देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, और हमारे सब के जानने के लिए प्लांट ब्रीडिंग से मुराद है क्या, और इसमें जेनेटिक्स भी आप शामिल कर लेते हैं, इससे मुराद है क्या आम आदमी की समझने के लिए। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मैं अपने चैनल पे मौका दिया अपने नाजरीन से मुखातब होने का। आपका सवाल बड़ा टेक्निकल सा है कि ये प्लांट ब्रीडिंग है क्या। बुनियादी तौर पे हिस्ट्री जब से इंसानियत का वजूद आया है, तो इंसान ने जब से खाने पीने की इब्तदा की, तो उसमें सबसे पहला जो प्लांट ब्रीडिंग का आंसर होता है वो सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन हमेशा ये प्लांट ब्रीडिंग का हिस्सा भी रहा है, और इसी से प्लांट ब्रीडिंग शुरू होती है कि आप खाने के लिए सिलेक्ट क्या कर रहे हैं। मतलब आपने खाना क्या है, या खाने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो मौजूद थी जी, लेकिन उसमें से आपने कोई चीज़ उठा के खानी है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्लांट ब्रीडिंग ही का ये हिस्सा है। इसके पीछे जो है न्यूट्रिशन है, टेस्ट है, क्या मतलब बेतहाशा आपकी देखें, सुर्ख रंग की गंदम, बेशक उसमें जितनी भी ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, ठीक है, या ग्रीन कलर की, हम उसको नहीं खाते। हम एम्बर कलर जो हमारा रोटी का है, हम इसको पसंद करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो मैंने जैसे पहले गुजारिश की, सिलेक्शन है, सीड की सिलेक्शन है, हम उसको पहला प्लांट ब्रीडर समझते हैं कि जिसने सबसे पहले ये पसंद किया कि मैंने कौन सा सीड लगाना है, मैंने कौन सी फसल लगानी है। ठीक है ना। फिर इसके बाद फसल को बड़ा करना, उसके अंदर उसकी आज की साइंस के अंदर हमने उसको मुख्तलिफ शोबों में तकसीम कर दिया है। सॉइल साइंस आ गई कि हमने ज़मीन कैसी होनी चाहिए, एग्रोनॉमी आ गई, फिर हमारी उसके अंदर प्लांट प्रोटेक्शन आ गई कि उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। ब्रीडर हो गए ना जी शोबे, उसके साथ जी ये शोबे सारे मिल के जब पौधा जाता है, जवान होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो मिलाप के काबिल होते हैं ताकि एक नया पौधा वजूद में आए। ठीक है, तो उस वक्त प्लांट ब्रीडिंग का अमल शुरू होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को अब हम, आपका अगला सवाल का हिस्सा था कि जेनेटिक्स के साथ क्यों इसको जोड़ा गया है। जेनेटिक्स के साथ, जेनेटिक्स बुनियादी तौर पे इल्म है विरासत के कवानीन के हवाले से कि हमारे वालदैन की तरफ से या पौधों के वालदैन की तरफ से उनके बच्चों में कौन सी खसूसियात आती हैं, उन खसूसियात को कैसे हमने उजागर करना है अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए। उस प्रोसेस को, उन कुलियात को, उन मेथड्स को हम प्लांट ब्रीडर उन खसूसियात को बदल देता है, क्या करते हैं जी। इसमें हम अपनी चॉइस के पेरेंट लेते हैं, उन पेरेंट्स की मदद से हम उनके आगे जो है ऑफ स्प्रिंग लेते हैं। ठीक है, और हम नई वैरायटियों को वजूद में लाते हैं, और वो जो नई वैरायटी जो भी आती है
उसके लिए हमारा जो प्री रिक्वेजिट है, जो हमारे सामने सबसे पहला पैमाना है उसको नापने का, कि वो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हो, वो ज़्यादा पैदावार देती हो, जो आपका बेंच मार्क है। पहली एक वैरायटी, मिसाल के तौर पे आपकी एक वैरायटी इस वक्त अकबर मार्केट के अंदर चल रही है, हमारे माहौल में बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। इसके बाद हम जो वैरायटी लेके आएंगे, बेंच मार्क अकबर होगा कि अकबर को वो क्रॉस करेगी पैदावार में, क़ुव्वत मुदाफ़त में, ग़िज़ाइयत में, उसके अंदर प्रोटीन हो, फाइबर हो। अच्छा, अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, इसको उससे जोड़ते हैं। अगर हमें अच्छी गंदम दस्तयाब नहीं है, उसका जायका अच्छा नहीं है, या दुनिया में हम सब स्टैंडर्ड अगर गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके ज़िम्मेदार प्लांट ब्रीडर है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। प्लांट ब्रीडिंग से या ब्रीडर के पास से जो गंदम पास हो के जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन या प्रोविंशियल सीड सर्टिफिकेशन के अमल से जिसको वैरायटी कहा जाएगा, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होते कि वो ख़राब हो, क्योंकि उसका ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन उसका जायका अच्छा ना हो, उसमें प्रोटीन कम हो, ग़िज़ाइयत कम हो। पैरामीटर तो दुनिया की अच्छी जो अक़साम हैं वो है ना जी, उन पैमाने से हम मैच करते हैं। डॉक्टर साहब को शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके अपने शोबे पे बात करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास गंदम जायके में अच्छी नहीं है, देखने में अच्छी नहीं है, खाने में अच्छी नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे प्लांट ब्रीडर पर आती है क्या? मैंने सवाल इसलिए पूछा कि अमेरिका में जो गंदम है, आटा है, या बाहर बड़ा अच्छा आटा मिलता है, यहाँ जो है हम उससे ही बाहर नहीं निकलते, कहते हैं ये आटा ठीक है, बस यही है जी, इसमें तो कोई मिलावट नहीं। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत से फैक्टर होते हैं जो इसको आप बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। एक तो न्यूट्रिशन का जो सॉइल के अंदर होता है वो भी होता है, लेकिन बाद औक़ात हम फिर ब्रीडर का सहारा भी लेते हैं कि इसमें इस तरह के जीन्स वगैरह शामिल किए जाएं जो मतलब जिंक इसमें ज़्यादा हो या न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, इसमें जो है ना बाद औक़ात जो है ना इसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा हो, तो उसमें कुछ मिकदार ज़्यादा करते हुए बालों का टेस्ट जो है ना चेंज हो जाता है। फिर वो ब्रीडर उसको मुताबिक अपना सिलेक्शन करता है और दोबारा फिर उसको क्वालिटी की तरफ ले आता है। लेकिन जो भी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटियाँ मौजूद हैं वो खाने के काबिल हैं, उनकी अच्छी है। खाने के काबिल होना अलग बात है जी, मतलब ज़बरदस्त वैरायटी होना। अभी मुस्तफ़ा साहब से पूछते हैं, बोला मुस्तफ़ा साहब आपने अमेरिका में स्टडी की है, वहाँ भी गंदम शंदम इस्तेमाल करते रहे होंगे, उसके जायके में पाकिस्तान के गंदम के जायके में क्या फ़र्क महसूस किया? बेसिकली फ़र्क एक तो वैराइटीज़ का भी ऑफ कोर्स आ जाता है। जिस तरह ब्रीडिंग्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर उनके जो पेरेंट्स उन्होंने क्रॉस करा के जो वीट वहाँ पर प्रोड्यूस की है, ये तो टेक्निकल बात होगी। जी जी, आपने वैसे ही वहाँ जायके में, न्यूट्रिशन में फ़र्क महसूस किया वहाँ के आटे में और यहाँ के आटे में? फील हुआ? अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस भी है यूएसए का। डॉक्टर साहब सपोर्ट करेंगे। यूएसए से हमारी वैरायटी बेहतर है, बेहतर टेस्ट में बेहतर है। अच्छा, अगर उनकी वैसे ही हम महकूम में वहाँ जाते हैं तो कहते हैं यहाँ का आटा बड़ा नहीं सर, गुजारिश ये है, आपका सवाल जो है ना ये मैनेजमेंट का है, ये साइंस का नहीं है कि हमने उसको स्टोरेज कैसे किया है। जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि स्टोरेज के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। प्रॉपर स्टोरेज ना होने पे उसके ग़िज़ाइयत पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और जब वो आटा मार्केट में आता है तो वैरायटी, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, वैरायटी को 6 से 7 साल लगते हैं बनने में। ठीक। आज जिस पे हम काम शुरू कर रहे हैं ना, ये 2030 में जाके बनेगी। उस वक्त हम 2030 में आपका टेस्ट भी जहन में रखते हैं, पाकिस्तान की ज़रूरियात भी जहन में रखेंगे, यील्ड का पोटेंशियल भी रखेंगे, उसका जेनेटिक ऑब्टेन्ड पोटेंशियल, उसका ग्लूटन, उसका फाइबर, उसका ऐश, उसकी ज़ैलिनी, उसकी प्रोटीन, उसका मॉइस्चर परसेंटेज, बहुत सारी चीज़ें जहन में रख के ब्रीडर काम कर रहा होता है। चूँकि उसने 2030 में वैरायटी आनी है जिस पे आज काम शुरू हो रहा है, जो आज आ रही है या आज से 5-6 साल पहले काम शुरू हुआ था। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसी वैरायटी मार्केट में आ जाए कि जिसका टेस्ट अच्छा नहीं था, जो पुरानी वैरायटियों को रिप्लेस नहीं कर पा रही थी, जो क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं थी। अब इशू ये आता है कि जब वो वैरायटी मार्केट में आ गई, उसने आना है नेचर में। सम टाइम लैब के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, हमारे लोकेशनल ट्रायल होते हैं। डेरा गाजी खान में ट्रायल हो रहा है, टंडोजाम में हो रहा है, काला शाह काकू में हो रहा है, पोठोहार रीजन में हो रहा है, चारसदा में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है। तो उनकी एवरेज निकाल के पूरे पाकिस्तान के लिए वैरायटी आ गई। अब जोनिंग के तहत भी वैरायटियाँ आ रही हैं। प्रॉब्लम उस वक्त आएगा जब उनकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे, फिर जायका चेंज होगा। सेकंड, अडल्ट्रेशन होगी।
वरना डॉक्टर साहब इत्तेफाक कर रहे हैं ये जो मेयार है हमारा दुनिया के मेयार हमारा अच्छा आपने सर वो कभी ये नहीं आप पूछा होगा ये सूजी कहाँ से आती है, ये मैदा कहाँ से आता है, ये हमारे कपड़ों को कलफ लगती है, ये कुछ तो उधर से आ जाती है मेज से, कुछ ये गंदम से भी वो ले लेते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जब निकाल लेंगे उनके अंदर से बाई प्रोडक्ट, बाकी क्या बचेगा? तो बाकी हम मार्केट में लेके आते हैं तो कसूर ब्रीडर का निकलता है। ब्रीडर ने जो गंदम दी थी उसमें तो ये सारी चीज़ें शामिल थी। या घर में आप डॉक्टर का फायदा उठाते हुए मैंने कहा जरा ब्रीडिंग पे जरा अच्छी बात हो जाए। डॉक्टर साहब ने सही फरमाया, जब ये चीजें निकल जाती हैं ऑफ कोर्स उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो गई, ये जो हम जिस तरह उससे हैंडलिंग करते हैं वो उसका नतीजा है कि उसका रंगत भी बदल जाती है और फिर उसका टेस्ट भी बदल जाता है। मिल्क के अंदर उसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई है, वाटर बन कैसे रहा है वहाँ पर, वो कितना उसमें पानी भी शामिल, पिसाई कैसे हो रही है, नमी का क्या इशारा है, ये सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात और बता दीजिएगा, ये आप कहते हैं कि हम खसूसियात बदल देते हैं जी, ठीक है, तो एक तो ये हुआ ना कि मेल और फीमेल के मिलाप से आपने खसूसियात बदल दी, उसमें तो चलो चॉइस आपके पास है, लेकिन जब आप न्यूट्रिशन शामिल करते हैं उसमें या कोई ख़ास एलिमेंट शामिल करते हैं, वो उसका क्या तरीकाकार है, वो क्या साइंस है? वो जी बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। ये दुनिया में जब हमने ये देखा कि जो नेचुरल गंदम के अंदर जिंक की मिकदार है वो कम है और उसकी वजह से बीमारियों के लिए हो गया ससेप्टेबल हो रहा है। अब आपने जिंक शामिल करना है, शामिल करना है। जिंक शामिल कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं इस प्रोसेस को बायो जी जी क्योंकि उसके लिए वो बायो ब्रेक ले लूँ डॉक्टर साहब जी सर, ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम पर बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर एजाज रसूल हमें बता रहे हैं कि हम बायोफोर्टिफिकेशन है क्या, अगर हमने जिंक शामिल करना हो गंदम में तो कैसे करेंगे? जी डॉक्टर साहब जी, एक तो उसका तरीका है कि फ्लोर मिलों के अंदर जब वो आटा पीसते हैं तो वहाँ उसमें शामिल करते हैं, लेकिन हम जो प्लांट्स के अंदर करते हैं उस प्रोसेस को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसके ऊपर दुनिया में भी बहुत काम हुआ है, पाकिस्तान में भी 2 बच्चों को मैंने इस पर MSc करवाई और एक PhD भी करवाई है। तो हम इसमें आयरन, सिलीनियम, जिंक इस पे ऊपर हमने अभी तक जो है ना तजर्बात किए हैं। तो उसमें उसकी बेसल डोज के से भी हम करते हैं कि ज़मीन के अंदर जब वो पौधा लगा रहे होते हैं, पौधा ग्रो कर रहा होता है तो ज़मीन में भी देते हैं, उसको फोलियर स्प्रे भी देते हैं, उसको दोनों सूरतों में भी देते हैं, यानी 3 हमारे ट्रीटमेंट हो गई ना। तो डॉक्टर साहब गंदा पानी लगा के ऑलरेडी ये सारा कुछ दे रहे हैं, जरूरत ही नहीं है नहीं, वो गंदे पानी से हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही, वो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी जो आ रहा है आपका, घरों का एफुलेंट आ रहा है, डिटर्जेंट का आ रहा है, आप तेज़ाब घरों में यूज़ करते हैं, फ्लश में आप सफाई के लिए करते हैं आप, और जो वो भी साथ जा रहा है और इसी तरह फैक्ट्री से निकल रहा है चीज़ें, तो वो आ रही हैं, तो वो तो जो है वो मोर देन एक्सेसिव है और उससे तो बीमारियां फैल रही हैं। वो बायोफोर्टिफिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, वो बीमारियां फैला रही हैं। और पर्टिकुलरली उसमें जो जिनका हम स्टेम यूज़ करते हैं, तना यूज़ करते हैं, धनिया है, ये आपका पालक है, आपका पुदीना है, आपका सलाद है, आपका साग है। साग हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सर्दियों में। तो इनका तना, ये इसके अंदर कोई रुकावट नहीं, कोई फिल्टर नहीं है। बाकी तो पौधों में ये है ना कि जड़ों से उसमें सारी में गया, वो जो आप ज़मीन से उसने डायरेक्ट जो सक किया वो डायरेक्टली बंदों ने यूज़ कर लिया और उससे बीमारियां हमारे माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से। और आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये गुजारिश करूँगा अपने नाजरीन से कि आप कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो अपने घरों के अंदर चंद गमलों में, कोई बाल्टियों में, टबों में, तो आप इसमें चीज़ें आप बताते होंगे, आप खुद भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे, ये पता नहीं किस तरह हमने राग़िब करना है। नहीं वैसे मैं तो कर रहा हूँ, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, बल्कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे, मैं उनको भेजता रहता हूँ कि मेरे घर में लगे हुए टमाटर देखें जो गमलों में लगे हुए हैं। ठीक है जी प्लीज़। डॉक्टर मोहसिन साहब, अब हम असल जो मौजू है वो हमारे काश्तकार भाई लोग सुनना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि भी हमने गंदम को संभालना कैसे है और आगे कैसे चलना है। अब तक जो है जो स्पेल आए, बारिशों के, तूफ़ानी हवाएं भी चलीं, उससे क्या इतलात हैं, कितना एक नुकसान हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है और मैनेजेबल है? सर जो पहला स्पेल आया ना रेनफॉल का, उस वक्त हमारी जो गंदम थी वो मेच्योरिटी की फाइनल स्टेज पे थी। इवन के सिंध में तो हार्वेस्ट हो रही थी, ठीक है, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी की जब फाइनल स्टेज पे थी तो आंधी वगैरह चली, थोड़ा लॉजिंग हुई, फसल गिर गई, तो फार्मर ने जस्ट वेट किया कि अब मौसम थोड़ा सा क्लियर हुए तब उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करें।
तो लेकिन तवक्को ये की गई कि हमने भी सर्वे किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने भी सर्वे किया कि 10 से 20% गंदम का लॉस हो गया है क्योंकि गिर गई है गंदम। लेकिन जब उसको हार्वेस्ट किया गया वो ठीक है, लॉस हुआ, उसकी गिरी है, वाकई कटाई में मुश्किल हुई। कटाई में मुश्किल हुई, लेकिन फार्मर अपने बिहाफ पे उसको मैनेज कर लिया। जो गिरी हुई थी उसको मैनुअली उसने हार्वेस्ट कर लिया, और कुछ उसको भी टाइम मिल गया, कुछ सर ऊपर उठाई, लेकिन एवरेज यील्ड फिर भी ज़्यादा आई। जो हम ये तवक्को कर रहे थे ना कि 10 से 20% लॉस हो गया, लॉस हुआ होगा लेकिन इतना नहीं इतना नहीं। लेकिन जो पहले जो इन्वायरमेंट था ना, मार्च में बारिशें होती रहीं, मार्च के शुरू से फरवरी में बारिशें होती रहीं, उससे टेम्परेचर लो रहा मार्च में। लास्ट ईयर उसका फायदा हो गया, उसका फायदा लो टेम्परेचर का। लास्ट ईयर मार्च में टेम्परेचर हाई हो गया था। अभी तक भी टेम्परेचर जो है वो लो हाई नहीं, मॉडरेट है टेम्परेचर, इसको मॉडरेट हम कहते हैं। तो इससे पौधे को ज़रा ज़्यादा टाइम मिल गया न्यूट्रिएंट अपटेक करने का, मैच्योरिटी थोड़ी सी उसकी डिले होगी। अगर याद हो, मैंने लास्ट टाइम भी फार्मर से डिस्कस किया था कि उसकी लाइफ बढ़ गई, हम उसको टेक्निकली ग्रोइंग डिग्री डेज कहते हैं। ठीक है, तो वो लाइफ बढ़ गई, प्लांट ने ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक किए। आगे सर बताएंगे कि कितना यील्ड बढ़ी है उसमें। क्यों जी साहब, क्या फी एकड़ पैदावार क्या आ रही है? जी माशाल्लाह, इस दफ़ा पैदावार जो हमारे फार्मर्स की अच्छी आ रही है। अगर आप देखें कि लास्ट ईयर को इस ईयर से अगर हम कंपेयर करें, तकरीबन 5 से लेके 8 मन तक जो है ना पैदावार इंक्रीज़ हुई है। अच्छा। और जो बिल्कुल लोएस्ट पैदावार है वो 35 मन है, और जो एक अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर है उसकी 65-70 मन तक जो है वो यील्ड आ रही है। बहुत अच्छी खबर सुना रहे हैं आप। बहुत अच्छी आ रही है। इसको एवरेज देखें तो 40 से तकरीबन 40-45 मन के नज़दीक एवरेज आ जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी पैदावार है। हमारा एवरेज एरिया था ना, जब हमने टारगेट एरिया था हमारा, उससे थोड़ा कम काश्त हुआ है, लेकिन इधर से पैदावार से पूरा हो जाएगा। पैदावार से पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा गुलाम साहब ये बताइएगा कि ये जो गिर गई थी फसल, जी, और असल में फसल जब लेट जाती है तो काश्तकार तो परेशान हो जाता है कि शायद बहुत नुकसान हो गया, तो उसको भी हमने संभाल लिया या उसका नुकसान हुआ है? नहीं, बेसिकली वो जो गिरी है, अगर वहाँ पर कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चल सकता, फार्मर को पता था रेट अच्छा है, 3900 4000 रुपये रेट मार्केट का, तो फार्मर ने जो है वो उसको मैनुअल की तरफ ज़्यादा ट्रेंड आ गया। फिर दूसरा कुछ इस बार लेबर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, लोग खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमने गंदम काटनी है। अच्छा। हाँ जी, विलेज लेवल के ऊपर, क्योंकि शहरों में मजदूरी मिले नहीं, ये भी मसला इस वजह से फार्मर। दाने का साइज़ क्या रह रहा है डॉक्टर साहब? दाने का साइज़ काफ़ी अच्छा है। अच्छा है, दाने का साइज़ अच्छा है। एक कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन के मुताबिक 2% यील्ड ज़्यादा है लास्ट ईयर की मिला है। 2% ज़्यादा है। तो अब उसमें मेजर रोल जो है ना ग्रेन साइज की जो कमी है वो इससे पूरी हो जाएगी। तकरीबन इतना ही मेरे ख्याल कमी थी, और वो मेजर रोल जो है ना ग्रेन साइज का है। तो ग्रेन साइज थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और ग्रेन साइज इंक्रीज करने के लिए वही है कि टेम्परेचर मॉडरेट था, पौधे ने अपनी मैच्योरिटी जो है ना वो ज़्यादा होगी, ग्रोइंग डेज बढ़ गए। जिसको हम जिन बारिशों को, तूफानी हवाओं को हम रहमत समझते रहे, वो अल्लाह की तरफ से रहमत साबित हुई। जो हमें ज़रूरत थी, पानी की कमी भी काफ़ी हद तक पूरी हुई। सर मैंने आपके प्रोग्राम में लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था कि हमारी स्टेपल फूड वीट है, तो वीट को अल्लाह ताला ने बहुत रेजिस्टेंट दी है। ये हालात से, मौसमी हालात से टकराती है। बाकी क्रॉप देख लें, हमारी इसको कॉटन को देख लें, इवन के मेज़ को देख लें या राइस को देख लें, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, पॉलिनेशन नहीं होती, इंसेक्ट पेस्ट बढ़ जाते हैं, आंधी वगैरह चले और प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंट है। तो ये हालात से, इन्वायरमेंटल से जो है ना, क्लाइमेट से रेजिस्ट करती है हालात से। ठीक है। गुलाम साहब क्या अंदाज़ा है कि कितनी फसल जो है हार्वेस्ट हो चुकी है और कितनी बाकी? तकरीबन 70 to 75% जो है ना वो जो हमारी फार्मर है उन्होंने गाही मुकम्मल कर लिया। और कोई ये वक्त से पहले नहीं कर ली इस दफा? असल में वो क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग जो हुई थी मौसम की, इस वजह से हर फार्मर तक नेट की अवेलेबिलिटी है। पिछले दिनों तो कोई वक्फा ही नहीं आ रहा था ना बारिशों का, लोग इस इंतजार में थे कि 2-3 दिन का वक्फा आए तो उसी में गंदम। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी अच्छा टाइम दिया है, जो स्पेल के बाद में अब ये 10-15 दिन मिले हैं, मैक्सिमम फार्मर ने जो है ना वो अपनी हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर ली। अभी 20-25% बाकी है, तकरीबन 20-25% जो है ना, उसमें भी तकरीबन जो है ना वो 1-2 दिन तक इंशाल्लाह कोई 10-15% जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। लोगों ने हार्वेस्टिंग अपनी कटाई की हुई है और उसके बाद थ्रेशिंग का प्रोसीजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, सरगोदा डिवीजन की क्या सूरत हाल है वहाँ पर गंदम की? पहले तो हमें ये बताइए काश्त का वहाँ पर रुझान क्या है गंदम की काश्त का जी, और फसल की क्या सूरत हाल है? डॉक्टर साहब, गंदम तो ऐसी एक वर्सटाइल प्लांट है कि जो माउंटेनियस एरिया से लेके प्लेट्यूज़ और वार्मर एरियाज़ तक और इवन सॉल्ट जहाँ ज़मीन मिलती है हो जाती है। ठीक है।
सेकेंडली भी मेरे दोस्त बता रहे थे, तो मैं आपको एज ए ब्रीडर मेरा व्यू ये है कि हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं और ख़ुद भी पढ़ते रहते हैं कि जब पोलिनेशन का फर्टिलाइजेशन का अमल चल रहा होता है उस वक्त टम्परेचर अगर 25 से 28 ये रहे तो हमारी जो पोलिनेशन है वो बहुत अच्छी होती है, फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छी होती है और उससे दाना की जो फार्मेशन है वो मैक्सिमम होती है। और उसके बाद उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात आती है कि 145 डे से 145 से 160 दिन के अंदर गंदम ने पकना होता है, ये उसकी एक बायोलॉजिकल लाइफ है। तो इस दफ़ा उसको वो भी टाइम भी मिल गया, टेम्परेचर डाउन रहा, पोलिनेशन मैक्सिमम हुई, फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छी हुई। तो अल्टीमेटली लोग जब ये आपकी बात सही है, लोग जहमत करार दे रहे थे, तो मैं उस वक्त एज ए ब्रीडर हैप्पी था कि इस दफ़ा इंशाल्लाह पैदावार ज़्यादा होगी क्योंकि उसको टेम्परेचर प्रॉपर मिल गया। अगर वो मार्च के महीने में टेम्परेचर 30+ चला जाता तो श्योरली हमारी उतनी पोलिनेशन नहीं होनी थी जैसे पिछले साल हुई थी। और सेकेंडली आपका क्वेश्चन था कि लॉजिंग हो गई, आंधी आई, जिन फसलों को पानी लगा हुआ था या बारिशें लगातार हुई, लॉजिंग होनी थी, उसको कोई हम रोक नहीं सकते। लेकिन बुनियादी तौर पे हमारी कोई एक वैरायटी भी इस वक्त जो फील्ड में है वो लॉजिंग टॉलरेंट है, रेजिस्टेंट मैं नहीं कह सकता क्योंकि रेजिस्टेंट का मतलब है कि फिर तो सरिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि टॉलरेंट है वो लॉजिंग। उसके अंदर हमने जीन डाला हुआ था कि लॉजिंग ना हो आम हालात में, लेकिन जब मुसलसल बारिशों की वजह से। लेकिन आपने जीन तो डाला हुआ था, हमने तो फील्ड में देखा जहाँ भी गए ऐसे फसल बिछी हुई नजर। सर मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, जब कंटिन्यूसली बारिशें हुई, ज़मीन नरम हुई, हवा तेज़ चलती रही, तो वो ज़ाहिर उसने गिरना ही गिरना था, लॉजिंग होनी थी। लेकिन इसके बावजूद आपको फील्ड के दोस्तों ने बताया कि गंदम जो है दोबारा उठ खड़ी हुई, ठीक है, और जो नहीं उठ सकी उसने इसके बावजूद भी नहीं उठ सकी तो वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की तरफ चली गई। ठीक है, उसने अपना दाना मुकम्मल किया, दाना ने अपना साइज़ मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 45 मन पर एकड़ जो है ये एवरेज चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि जहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि शायद ये बहुत बड़ा लॉस हो गया, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम है, वो इंशाल्लाह इंसानों को तवाज़ुन पैदा कर देती है, इंशाल्लाह बैलेंस हो जाता है ना, खुद भी नेचर भी एक बैलेंस की तरफ लेके जाती है। तो एक मुझे इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है कि आपने शुरू में अमेरिका की गंदम की वैरायटियों की बात की थी, तो सिमट जो इस वक्त मैक्सिको के अंदर पूरी दुनिया का गंदम का बहुत बड़ा अदारा है जहाँ पे पूरी दुनिया की वैरायटीज़ मुकाबले के लिए जाती हैं। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की इनकलाब 91 हमारी बड़ी एक वर्सटाइल वैरायटी थी, अगरचे यहाँ पे अब उसके ऊपर डिजीज़ का ज़्यादा अटैक होना शुरू हुआ और वो नहीं लगाई जा रही, लेकिन मैक्सिको में इस वक्त भी इनकलाब 91 टॉप पे खड़ी हुई है। अच्छा, यस, सिमट के अंदर। अच्छा, जो हमारा वहाँ पे ये किस इदारे की वैरायटी है? ये हमारी अयूब रिसर्च की है। ठीक है ना जी। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि बेसिकली पूरी दुनिया में इस वक्त नॉरनटेन जीन जो डॉक्टर बोरलाग ने दिया, जब बम्पर क्रॉप जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तमाम वैरायटियों के अंदर ब्लड हुई है। अब इन्वायरमेंट का फ़र्क आ रहा है। मैं इंग्लैंड में रहा हूँ पोस्ट डॉक के, मैं वहाँ पे उनकी वैरायटियाँ देखता था, तो ज़ाहिर वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, उनका टेम्परेचर कम रहता है, दाना मोटा होता है, ये तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट था। लेकिन जब हम उसकी जेनेटिक्स में जाते हैं तो वो हम उनके एट पार खड़े हुए हैं, हम कहीं पे भी अमेरिकन से। डॉक्टर साहब ये जो है ना, आपने तो खैर अच्छा दिफा किया अपना, लेकिन काश्तकार से पूछे तो उसका सबसे बड़ा शिकवा प्लांट ब्रीडर से ही है। वो कहते हैं कि जी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसकी वजह अच्छे बीज ना होना है। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक में। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गंदम पर बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम पर बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहकम साहब, ये स्पेल तो आया बारिशों का, तूफ़ानी हवाओं का, हम सहमे रहे, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की, अच्छा हो गया। लेकिन अभी भी फसल जो है वो कटाई के मरहले में है और काफ़ी सारी फसल बाकी है, और एक और स्पेल जो है उसका इम्कान है कि जी वो आने लगा है। तो ऐसी सूरत हाल में काश्तकार को करना क्या चाहिए? अल्लाह के ऊपर उम्मीद रख के जैसे पहले हुआ वैसे बैठ जाए, या कोई एहतियातें हैं जल्दी कटाई कर ले, या बारिशों का स्पेल गुजार के अगर उसकी फसल मैच्योर नहीं हुई तो तसल्ली से गुजारे? क्या आपकी रिकमेंडेशन क्या है?
सर पहली बात तो ये है कि मोस्टली जैसे सर कह रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे, फार्मर ने हार्वेस्टिंग कर ली है, तकरीबन बचती है 15% से 20% बचती है। तो उनमें से भी काफ़ी सारे फार्मर ने जो कटाई कर ली है, थ्रेशिंग रहती है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इस मौके पर फार्मर को करना क्या चाहिए, अगर उसने हार्वेस्ट कर ली है तो ग्रेन्स वगैरह के लिए वो मैनेज किया होता है, उसने संभाल ले अपना ऊपर जो है ना तड़पाल वगैरह लगा लेते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आ रहा है वो तूड़ी का आ रहा है, तो वो ओपन पड़ी हुई है क्योंकि उसकी भी काफ़ी वर्थ होती है फार्मर के पास, मुश्किल काम है, उसको संभालना मुश्किल है। बाकी अगर खड़ी फसल पे या कटी हुई फसल पे अभी रेनफॉल हो जाती है तो फार्मर 1-2 दिन वेट कर ले, दोबारा सनशाइन होएगी, उसको धूप लगेगी, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। कटी हुई फसल अगर काट के रखी हुई है, बारिश होती है तो वो कोई मुतासर नहीं होता, उसको बांध के रखते हैं, कोई मुतासर नहीं होती। बांध के सर उसको ना जो भरियाँ हैं वो उफकी वर्टिकल जो है ना इस तरीके से रखी जाए, खड़ी रखी जाए। कोई बल्क क्वांटिटी में होती है, हज़ारों एकड़ में होती है, अगर वर्टिकल नहीं भी रख रहा तो बारिश के बाद उसको उंडेल दे, तो वो उंडेलते रहते हैं। वो दूसरी अगर उसी फील्ड में पानी खड़ा हो गया, खेत में पानी खड़ा हो गया जहाँ आपने कटाई करके रखी है, और वो फिर कितनी देर तक जो है वो पानी बर्दाश्त कर लेगी? पानी निकालना भी ज़रूरी है, लेकिन कितनी देर तक अगर पानी खड़ा रहे तो वो अगर वहीं फसल कटाई की हुई पड़ी हुई। आजकल गर्मियां हैं, अगर पानी खड़ा भी हो जाता है तो 5-6 घंटे तक पानी एवापोरेट लीच डाउन ख़त्म हो जाता है पानी। सर्दियों में प्रॉब्लम होता है, तो वो डिपेंड करता है सॉइल की सिचुएशन पे भी। गंदम आमतौर पर ड्राई एरिया में होती है तो कोई ख़ास स्टैंडिंग फार्म में नहीं आता। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि गंदम फ़रोख्त होने के लिए आती है, गंदम काली हुई होती है, कहते हैं ये बारिश वाली गंदम है, ये हम नहीं खरीदते। तो ये गंदम का जो काली का एलिमेंट है, ये वाकई बारिश के असरात हैं या उसमें कोई और मामला हैं? जी, इसमें कुछ बारिश के असरात भी होते हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि हमारा फार्मर जिस वक्त इसकी थ्रेशिंग कर रहा होता है ना, उसको ये एक चीज़ कन्फर्म करनी चाहिए कि इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10% तक होने चाहिए। अगर आप इसको 14, 15, 16% के ऊपर लेके जाओगे, फिर उसके ऊपर आगे कहीं फंगल इश्यूज आते हैं। और जिस तरह उलट पुलट नहीं कर रहा फार्मर हमारा, वो ढेरियाँ ऐसे ही पड़ी हैं, बारिश आ गई, उसको उलट पुलट नहीं कर रहा, तो तब भी चांसेस हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होंगे। और एट द टाइम ऑफ जब वो थ्रेशिंग कर रहा होगा उस वक्त भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी की वजह से फंगल के स्पोर एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, वो वहाँ पर भी उसके कलर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। वो ना सिर्फ उसके कलर को इफ़ेक्ट करेगा, इसके बाद में प्रोसेसिंग के अंदर उसका मैदे के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, उसकी जो आटा है, फाइन आटा, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो ये लाजमी इसको मद्देनजर रखना चाहिए कि इसकी जो मॉइस्चर है, और अगर हमने स्टोर करना है, जिस तरह हमारे बड़ोलियों के अंदर स्टोर करते हैं, सीड पर्पज़ के लिए खासकर अगर स्टोर करेंगे तो वो कन्फर्म करें हमारा फार्मर के इसके अंदर 10% या दूसरे लिटिल बिट। कैसे कंफर्म करे उसके पास? तो ये सर एक तो चटाका तरीका होता है कि दांत के अंदर रख के उसको आवाज़ जोर लगाएंगे, कड़क की आवाज़ आती है, तो ठीक है। अदरवाइज जितने भी हमारे यहाँ ये पे जो फूड परचेज सेंटर है, ये तकरीबन अवेलेबल होते हैं 5-10 किलोमीटर के एरिया के अंदर, उनके पास मॉइस्चर मीटर मौजूद होता है, तो वो आपको उसी वक्त एट द विद इन 1 to 2 सेकंड आपको बता दें कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितने हैं। ठीक है। ये डॉक्टर साहब, जिस फसल को उसमें नमी बढ़ जाती है, स्टोरेज में नमी आ गई है, उसकी रंगत में तो फ़र्क आ गया, उसकी न्यूट्रिशन पे भी फ़र्क आ जाता है? नहीं, न्यूट्रिशन पे इफ़ेक्ट ऐसे तो नहीं आएगा। पहले तो मैं वो एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों ने जवाब तो दिया है। हमारे जो किसान हैं ना, वो चूँकि ये एग्रीकल्चर सदियों से सीना बसीना इल्म चलता आ रहा है, वो पहले ये जानते होते हैं कि वो जो इकट्ठ करते हैं वो ऊंची जगह जो खेत के ऊपर होता है ना, वहाँ पे ही वो कट करते हैं, ताकि अगर बारिश हो भी जाए तो पानी खड़ा नहीं होता, पानी ऊंची जगह होती नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है। तो एक तो मसला वो हल हो गया। सेकेंडली जो आपने फरमाया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी न्यूट्रिशन, चूँकि ये सिर्फ उसमें ये आएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि उसके ऊपर फंगस लगेगा, फंगल अटैक आएगा, जो ग्रेन स्टोर्ड पेस्ट हैं वो अटैक ज़्यादा करेंगे, वो अंदर से उसका जो एंडोस्पर्म है उसको खा जाएंगे, बाहर सिर्फ ब्रेन रह जाएगा, तो ये उसमें इशू आएगा। वरना जो न्यूट्रिशन है, जो ऑलरेडी उसका एक जेनेटिक ट्रेट्स है, उसका वो न्यूट्रिशन में ही रहेगा। ये जो अगर फंगस लगता है तो ये टॉक्सिक है या इसको, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम तो कभी कोई
खजूर ख़राब है, आम ख़राब है, तो उसको भी कभी नहीं फेंकते ना, उसका वो ख़राब वाला हिस्सा काट देते हैं, बाकी तो हम खाते हैं। तो अगर फंगस लगा हुआ है, बड़ा मुश्किल काम है, इतनी महंगी गंदम है, अगर वो उसका रंगत बदल गई है या कीड़ा शीड़ा लगा हुआ है तो आप फेंक तो नहीं सकते ना, क्या करें उसको? नहीं फेंकनी चाहिए भी नहीं, फेंकनी चाहिए भी नहीं। देखिए हमारे यहाँ गंदम के बहुत सारे यूजेस हैं हमारे, तो बल्कि मैं ये कहने में हक पे जानब हूँ, ये पाकिस्तान की सेकंड करेंसी है, ठीक है। हमारा ये चैटल है, ये ट्रेडर चेक है, तो पाकिस्तान में तो गंदम के हमारी पोल्ट्री में जा रही है, हमारी जानवरों को खिलाई जा रही है, लॉट ऑफ इसके यूजेस हैं। तो जो क्वालिटी वीट है वो हमारी ब्रेड में चली जाती है, कुकीज़ में चली जाती है, चपाती बाद में उसके नबर की आ जाती है, तो फेंकनी तो किसी सूरत में भी नहीं है, ठीक है ना जी। सेकेंडली जो फंगस की आप बात कर रहे हैं, उसका आसान हल जो हमने देखा है अपने घरों में भी बचपन से लेके आज तक, और एग्रीकल्चर को एज ए तालब इल्म भी, कि जहाँ पे फार्मर को नज़र आ रहा होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट्स अभी ज़्यादा हैं और थ्रेशिंग हो गई है, तो वो उसको धूप लगवा लेते हैं, 2-4 बारिशों को स्पेल आता है, गुजर जाता है। गंदम के ऊपर भी बारिश हो जाएगी, दानों के ऊपर भी हो जाएगी, तो धुलाई भी करते हैं, धुलाई करके फिर धूप लगाते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है। अब तो घरों में आटा पिसवाने के लिए सबसे आसान तरीका हो गया कि उसको सफाई करने के लिए आप वो उसको धो देते हैं और उसके बाद सुखा लेते हैं, तो शानदार हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, जब मसाइल आते हैं ना नेचुरल क्लैमिटीज, चूँकि रास्ता भी खुद ही निकल आता है, वो अल्लाह ताला उसका रास्ता भी निकाल देता है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचर के अंदर ये कारोबार सारा चलना है। और किसान भाई जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा तो तवक्कल वाला बंदा ही कोई नहीं कि जो अपनी जमा पूंजी ज़मीन में मिलाते हैं। कुछ मजबूरी भी है, ज़ाहिर है, फितरत के आगे उन्होंने क्या मज़ामत करनी है। नहीं, मैं मज़ामत नहीं करनी, उनका ईमान ज़्यादा मजबूत होता है, तवक्कल ज़्यादा मजबूत होता है कि जी ये मुझे मिलना ही मिलना है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई और ताजर जो है वो ऐसे ज़मीन के अंदर अपना सरमाया लगाए और वो कहे कि जी कि मुझे इससे मुनाफा आएगा। ये सिर्फ किसान ही है कि जो यकीन पुख्ता उसका है कि जी मुझे मुनाफा मिलेगा, और मिलता है इंशाल्लाह। देख लीजिए इस साल तो गंदम तो अब हार्वेस्ट तकरीबन हो चुकी है। मैं आपके प्रोग्राम से फार्मर को मैसेज दूंगा, क्योंकि उसने अगला डिसीजन करना है। अगला डिसीजन वो इस तरह का करे कि अगले साल भी गंदम लगा सके। मेरा मतलब ये है कि क्रॉप ऐसी अब चुने कि उसके बाद गंदम लगा सके। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने फील्ड आपको खाली मिल रहा है तो ऐसी फसल उगाएं जी जो आगे आपको बर वक्त जो है वो ज़मीन फ्राहम हो जाए गंदम के लिए गंदम। अच्छा, लेकिन इसमें एक तो आपने ये कहा था कि जी ज़मीन की फ्राहमी, दूसरा एक मरहला जो है वो हम उसको स्पेसिफिक डिस्कस मैं करना चाहता था कि हमारे काश्तकार बेशतर जो है इसी में से बीज रखते हैं अगली फसल के लिए भी। ज़ाहिर मजबूरी है, घर के खाने के लिए भी इसी में से गंदम अपनी रखनी है क्योंकि ज़रूरी है, और हालात जो हैं उसमें कुछ बेयकीनी है, कुछ पता नहीं है, तो घर के खाने के लिए भी रखनी है और अगली फसल के लिए भी बीज रखना है। तो बीज की सिलेक्शन के लिए कोई आपकी तरफ से गाइडलाइन हो? वैसे तो आपके पास होता है, लेकिन मैं आपसे मैं वैसे बताता हूँ, जो फार्मर बल्क क्वांटिटी में हार्वेस्ट कर रहा था उसको हिस्ट्री का पता होता है कि ये बीज मैंने कहाँ से ख़रीदा था, ये कहाँ से ख़रीदा था, इस एकड़ में कौन सी वैरायटी है, इस एकड़ में कौन सी वैरायटी है। अगर उसका इरादा है कि मैंने अपना बीज रखना है तो उन एकड़ों को अलहदा कर ले, जहाँ से अच्छी पैदावार आई है, जहाँ से अच्छी पैदावार आई है, या नॉन उसको अलहदा कर ले, बाकी उसको स्टोर कर ले। 1 साल 2 साल में यूज़ करने का कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद ब्रीडर बताते हैं कि बेसिकली जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, फार्मर ने अभी ही डिसाइड कर लिया कि मेरे इस एकड़ से मैंने ये वैरायटी लगाई थी, इसकी प्रोडक्शन मेरे पास अच्छी आई है, ठीक है, तो वो उसका ही प्रेफर करे कि मैं रखूँ। हाँ, अब फार्मर के लिए एडवाइस ये है कि वो फार्मर को चाहिए कि उसको वो छानने के ज़रिए जो मोटे दाने हैं उनको अलग कर ले, जो नीचे बारीक दाना है उसको अपने फूड पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर ले, उसमें ऐसा कोई न्यूट्रिशन इम्पैक्ट नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि वो उसके लिए जो स्टोरेज है उसको लाजमी धूप लगवा के स्टोर कर, ताकि दोनों की स्टोरेज एक जैसी हो या फ़र्क हो? नहीं, स्टोरेज दोनों की सेम ही होती है। लेकिन इशू यही होता है कि उसके अंदर के फंगस से बचने के लिए जो अगर आप उसको जो है वो, हाँ, अगर काफ़ी लोग ये करते हैं कि जैसे गंदम लेके आते हैं शहरों के अंदर या कुछ देहातों के अंदर, उसको मुकम्मल को एक ही दफ़ा धो लेते हैं, वाश आउट करते हैं, वाश आउट करके फिर ड्राई करते हैं, फिर अपने भड़ोलों के अंदर वो स्टोर करते हैं। लेकिन जो आपने सीड पर्पज़ के लिए रखनी है उसको आपने जस्ट धूप लगवानी है, उसको वाशिंग नहीं देनी। अच्छा, हाँ जी। और ये फंगस से तो आपकी जान इस तरह छूट जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं उसके ऊपर जो स्टोर ग्रेन पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं, वो फार्मर को अवेलेबिलिटी होती है कि उसके अंदर वो गोलियां मिलती हैं गंदम में रखने वाली, वो उसके अंदर वो रखते जाएं और उनको साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिप्लेस कर दें।
वो अच्छा, आपकी वो गंदम मसले सीख तो अब बड़े कम होते जा रहे हैं। अब तो अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे बोरियां रख देते हैं, ये तरीका ठीक है? नहीं, बोरियों वाला तरीका सर बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आपका इंसेक्ट जो है ना वो आके अटैक करेगा, पेस्ट करेगा, लाजमी करेगा। या तो आपके अगर आपने ओपन रखना है तो आपका कोई एयर टाइट रूम होना चाहिए, अच्छा, जिसके अंदर आप उनको रखें और वहाँ पर भी आपको ये गोलियों को रखना ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, यही सवाल जो है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आपने बीज का जो है वो इंतखाब कैसे करना है। ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल में आपके इंट्रो के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि सिलेक्शन, जैसे शुरू में भी बात हुई कि ये वो करीना है मोहब्बत के करीनों में कि सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है अपने अगली नेक्स्ट जनरेशन की, कि आपने अगले साल जो बीज लगाना है। आपके खेत 2, 4, 5 खेत लगे हुए हैं, उनमें वो एरियाज़ जहाँ पे आपकी बेहतरीन फसल खड़ी हुई है, आप उसको अलहदा काट के, उसको अलहदा थ्रेशिंग करके और आप उसको सीड के लिए रखते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ग्रेडिंग कर लें तो सोने पे सुहागा है। और ये सिलेक्शन का जो मेथड है ये सदियों से राइज है, इसमें कोई आज की ब्रीडिंग नहीं है। ये हम आम तौर पे ब्रीडिंग को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इंट्रोडक्शन, कि कोई नई वैरायटी लाई, इंट्रोडक्शन, उसकी सिलेक्शन की, और मास सिलेक्शन, विजुअल अपनी आंखों से सिलेक्शन की। ये मेरे फार्मर भी करते हैं, वो भी प्लांट ब्रीडर हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटियों से पढ़ के ब्रीडर बनते हैं, वो भी सिलेक्शन करते हैं और मेरे से शायद बेहतर करते होंगे। तो वो सिलेक्शन। उसके बाद तीसरा मकाम आता है हाइब्रिडाइजेशन का, कि जिसमें हम मिलाप करके जो साइंस करते हैं। अब तो पूरी दुनिया के अंदर पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग प्रोग्राम आ गए हैं कि जो ब्रीडर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या रिसर्च सेंटरों पे हैं, वो किसान के खेतों पे जाके उसके सामने करते हैं। ठीक है ना, और उससे किसान को भी आगाही होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हमने गंदम में बात की। गंदम की कटाई गहाई इस वक्त आखिरी मरहले में है। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले प्रोग्रामों में ये बताएं कि आपने गंदम को किस तरह स्टोर करना है, भूसे को किस तरह स्टोर करना है, और फिर इसे ऐसे अंदाज से स्टोर करना है कि पूरा साल चल सके। तो उससे सारे जो गुर हैं वो कोशिश करेंगे कि माहिरीन को लाएं और आपको बताएं, और फिर उसके साथ साथ जो है अगली फसलों की काश्त का मरहला है उसके बारे में भी आगाही देंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।